जैसे ही रिपोर्टर्स लड़कियों को एंटर करते देखते हैं, वो तुरंत उनकी तरफ घूम जाते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सोफिया को पीटा था, खासकर वो रेड हेड पागल लड़की। अगले ही पल कैमरों की फ्लैश लाइट्स और रिपोर्टर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक इतना अटेंशन मिलने से वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है और फिर वो जोर से चिल्लाकर सबको चुप रहने को कह देती है। इसके बाद वो तय करती है कि इस बार वो एक एक करके सबको जवाब देगी, क्योंकि पिछली बार दिए गए जवाब उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए थे। उधर घर पर यूजी जैनिटर को ऑर्डर देता है कि वो बच्चे का ध्यान रखे। बच्चे स्कूल में हैं और वो खुद भी घर पर नहीं रहने वाला है। उसके जाने के बाद जैनिटर सोचता है कि उसे सफाई से भी ज्यादा मुश्किल काम सौंप दिया गया है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी बच्चे की देखभाल नहीं की थी। वो विंटर से बात करता है और कहता है कि वो यूं ही खड़ी होकर इंतजार न करे, बल्कि कहीं आराम से बैठ जाए या लेट जाए, जहां उसे सबसे ज्यादा आराम महसूस हो, क्योंकि घर के बाकी लोग शाम को ही वापस आएंगे। उसकी बात सुनने के बाद वो फिर से खेलने लगती है और ये देखकर वो थोड़ा अजीब सा महसूस करता है। वो दोबारा सफाई में लगने ही वाला होता है, तभी उसकी नजर एक पिक्चर बुक पर पड़ती है। वो बच्चे से पूछता है कि क्या वो उसके साथ ये किताब पढ़ना चाहेगी। दोनों कारपेट पर बैठ जाते हैं और पिक्चर बुक खोलते हैं। उसे थोड़ी राहत मिलती है कि बच्ची को किताबों में दिलचस्पी है और वो उसे पढ़कर सुनाने लगता है। किताब का टाइटल है माई डैड इज अ फेरी। कहानी में बताया जाता है कि सोने से पहले उसके पिता उसे पुराने जमाने की कहानियां सुनाया करते थे। ये पढ़ते पढ़ते उस जैनिटर को लगता है कि शायद वो कहानियां काश ग्रेट वॉर से जुड़ी हों, और इसी से वो अंदाजा लगाता है कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर शायद किसी तरह का वॉर पगलू रहा होगा। इस बीच बच्ची थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। कहानी पर वापस आते हुए एक सुबह डुल्सन की नींद खुलती है और उसे एहसास होता है कि उसके पिता घर पर नहीं हैं। ये देखकर वो सोचती है कि शायद उसके पिता नई मां ढूंढने गए होंगे, क्योंकि उस दौर में मर्दों का औरतों को पकड़कर कंक्यूबाइन बना लेना आम बात थी। उसे पूरा यकीन होता है कि डुल्सन इस बात से खुश ही होगी कि उसे एक नई मां मिलने वाली है, लेकिन तभी उसकी नजर बच्ची के चेहरे पर पड़ती है। उसका एक्सप्रेशन साफ तौर पर अनॉयड होता है। ये देखकर वो सोचने लगता है कि कहीं बच्ची को ये कहानी पसंद तो नहीं आ रही। बच्ची चुपचाप कमरे के एक कोने की तरफ इशारा करती है और उसे वहां जाकर बैठने को कहती है। फिर वो खुद पिक्चर बुक उठाकर अकेले ही पढ़ने लगती है। उधर स्कूल में युबोम के दिमाग से यूजी के गर्लफ्रेंड होने की बात निकल ही नहीं रही होती। तभी एक आलीशान कार आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है, गोंग जुई। वो कोरिया के टॉप 3 स्वॉर्ड्समैनशिप क्लैन्स में से एक गोंग क्लैन की सक्सेसर है, लेकिन उसे तलवारबाजी से ज्यादा अपनी अपीयरेंस की फिक्र रहती है। उसे ट्रेनिंग से नफरत है, क्योंकि पसीना निकलने से उसका मेकअप खराब हो जाता है। उसकी नजर रिपोर्टर्स पर पड़ती है और वो सोचने लगती है कि क्या ये लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे। उसे ये अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए वो अपने सेक्रेटरी किम को इशारा करके कहती है कि रिपोर्टर्स को संभाल लो। किम पूरे सम्मान के साथ बताता है कि ये रिपोर्टर्स उसके लिए नहीं आए हैं। ये सुनते ही वो चौंक जाती है और सोचने लगती है कि फिर ये लोग यहाँ किसके लिए हैं। तभी उसे समझ आता है ये सब रेड के लिए आए हैं। वो अनजाने में उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रह पाती। इधर रेड आराम से बैठी हुई है, एक लड़के के ऊपर जो उसके लिए कुर्सी बना हुआ है, और मजे की बात यह है कि वो लड़का खुद आगे आकर बैठा है। इतना ही नहीं, वो सच में खुश है कि वो उसकी कुर्सी बन पाया है। कुछ देर बाद एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या अब इंटरव्यू शुरू किया जाए। रेड सीधे कहती है कि शुरू करो, लेकिन साथ ही साफ चेतावनी देती है अगर उसके बनाए हुए रूल्स फॉलो नहीं हुए तो वो इंटरव्यू वहीं छोड़कर अंदर चली जाएगी। रूल बिल्कुल सिंपल है, हर इंसान सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा। इसके बाद वो कैप पहने हुए एक लड़के की तरफ इशारा करती है और उसे पहला सवाल पूछने को कहती है। वो रिपोर्टर अपने चैनल का नाम और इंट्रो देने लगता है, लेकिन उराम को ये सब बहुत लंबा लगता है। वो उसे बीच में ही रोक देती है और अगला सवाल लेने को कहती है। फिर उससे पूछा जाता है कि अब जब वो सुपर ह्यूमन वर्ल्ड में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तो इस बारे में वो क्या सोचती है। वो बिना सोचे सीधे जवाब देती है। उसे ये सब बेकार लगता है। फिर एक और रिपोर्टर बताता है कि हाल ही में उसके नाम पर एक कैफे खोला गया है और पूछता है कि क्या वो अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेगी। ये सुनते ही उसका ध्यान नीचे बैठे उस लड़के की तरफ चला जाता है और वो इस सवाल को स्किप करके अगले सवाल पर चली जाती है। इसके बाद गासन डेली अलाई से रिपोर्टर गंगाहो सवाल करता है
वो उससे पूछता है कि ब्लू ड्रैगन, स्कूल के इंटरव्यू हॉल में उसने जो चिल्लाकर कहा था उसके पीछे क्या मतलब था। वो झुंझलाकर कहती है कि इसका मतलब तो सबको पहले से पता है और अगला सवाल लेने लगती है, लेकिन गंगाहो जिद करता है। वो पूछता है कि उसने वही खास शब्द क्यों चुना और क्या उसके पीछे कोई अलग इरादा था। अब वो पूरी तरह भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि उसकी बातों से चिपकना बंद करे। इस पर रिपोर्टर पलटकर जवाब देता है कि यही तो रिपोर्टर्स का काम होता है और वो काफी इनएक्सपीरियंस्ड लग रही है। ये बात उसे और ज्यादा भड़का देती है। रिपोर्टर सोचता है कि और उकसाऊंगा तो कुछ निकल आएगा, तो वो कहता है कि जो देखा उसके आधार पर आर्टिकल लिखना पड़ेगा, जैसे कि योरम रिपोर्टर के साथ रिलेशनशिप मांग रही है। बेशक। इससे वो भड़क जाती है और मुट्ठी बांधकर चिल्लाती है कि ऐसी कोई चीज पब्लिश करने से पहले वो उसका अंत कर देगी। लेकिन मुट्ठी चलने से पहले यूजी आकर उसे रोक लेता है। वो शांत तरीके से पूछता है कि क्या उसने झगड़ा शुरू किया है, तो वो गुस्से में चिल्लाती है कि नहीं, वो रिपोर्टर की गलती थी। फिर वो उसे गोद में उठाकर स्कूल के अंदर घसीटता हुआ ले जाता है, जबकि वो चिल्लाती रहती है कि मुझे नीचे उतारो। फिर वो गुस्से से रिपोर्टर्स को घूरता है और कहता है कि कोई आर्टिकल मत छापना, जिससे वो सब डर जाते हैं। फिर वो लड़कियों से कहता है कि स्कूल के पहले दिन लेट मत होना। ये पूरा सीन जुई देख रही होती है और उसकी सेक्रेटरी पूछता है कि वो लड़की किस क्लैन की है, लेकिन जुई तो गोल्ड के बड़े बड़े उम्दा चीजों को घूरते रहने में खोई हुई है। खैर, यहाँ कुछ अमेरिकन स्टाइल का मजा शुरू होने वाला है। बाद में क्लास में स्वॉर्ड्समैनशिप के टीचर प्रोफेसर काई खुद का इंट्रो देते हैं। फिर वो आज की क्लास के बारे में बताते हैं कि आज स्वॉर्ड की हिस्ट्री और तलवार उठाने वालों की मेंटालिटी के बारे में पढ़ाएंगे। योरम साफ साफ चिड़चिड़ी लग रही होती है, लेकिन यूजी को यह बिहेवियर भी अनएक्सपेक्टेड लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो तो बोर होकर तुरंत भाग जाएगी। फिर योरम डींग मारते हुए कहती है कि उसने तो बेहद बोरिंग ड्रामे भी आखिर तक झेले हैं, तो ये क्लास उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसके इतना मेहनत करने का असली मकसद उस हुडेड आर्मर के कचरे को तोड़ना है। उसे पूरा यकीन है कि वो खुद उसका अंत कर देगी। फिर वो यूजी की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि वो उसके साथ क्लास क्यों ले रहा है, जिस पर वो ताना मारता है कि उसे तो अच्छे से पता है वजह क्या है। वो यकीन दिलाती है कि उसने कोई प्रॉब्लम नहीं की और नॉर्मली बिहेव कर रही है। वो याद दिलाता है कि आज सुबह ही तो उसने एक रिपोर्टर को पीटने की कोशिश की थी। फट से वो अपना बचाव करती है, कहती है कि रिपोर्टर बार बार उकसा रहा था और अगर वो उसकी जगह होता तो वो भी नहीं रुकता। बात करते करते वो उस पर झुकने की कोशिश करती है और वो कहता है कि दूर हटो। फ्लर्टी अंदाज में वो कहती है कि ऐसे फिजिकल कांटेक्ट के बाद तो मर्द पागल हो जाते हैं। वो कुछ जवाब नहीं देता और वो बोर हो जाती है। यूजी को लगता है कि शायद पढ़ाई से बोर हो रही है, लेकिन वो क्लियर करती है कि पढ़ाई की बात नहीं कर रही। वो शिकायत करती है कि किडनैपर को तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। जब पहली बार उसे देखा था तो सोचा था कि डोपामाइन से भरे दिन आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो फैमिली रोल प्ले के लिए साइन अप हो गया। यूजी के मुताबिक स्कूल आने के रास्ते में इतना कुछ हो चुका है जो पहले से ही काफी स्टिमुलेटिंग है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि उसका मतलब फाइटिंग, किलिंग और वैसी चीजों से था, रिपोर्टर का तंग करना नहीं। अचानक प्रोफेसर काई उसके पीछे आकर कहते हैं कि आज तो तुम थोड़ी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही हो और ऐसे टाइम के लिए सॉल्यूशन ये है कि क्लास के बाद अपने चैपरॉन के साथ रहो। क्लास के बाद वो कुछ तलवारें रगड़ रगड़ कर साफ कर रही होती हैं और थोड़ी देर बाद एक तलवार जोर से जमीन पर पटक देती है। वो सवाल करती है कि घर का वो झाड़ू वाला अंकल क्यों नहीं साफ करता, उसे तो सफाई करना और पोछा मारना बहुत पसंद है ना। लेकिन वो अंकल घर पर बच्चे को संभाल रहा होता है। फिर वो लाल बालों वाली चिड़चिड़ी लड़की सोचती है कि क्या उसने जवानी में कभी पढ़ाई की भी थी या नहीं, जिस पर वो मान लेता है कि ठीक से पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। वो उसे निकम्मा समझती है और कहती है कि ये तो बस बहाना लगता है, लेकिन वो यकीन दिलाता है कि वो जंग के बीच में था और जिंदा रहने की कोशिश में लगा रहता था। वो हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या वो मजाक कर रहा है। इससे उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई मजा है भी या नहीं, और वो साफ साफ कहता है कि उसकी जिंदगी में मजा नहीं है। वो कहती है कि अगर वो उसकी तरह इतनी ताकतवर होती तो इतनी बोरिंग लाइफ नहीं जीती। फिर पूछती है कि क्या ज्यादा ताकतवर हो जाने के बाद रोमांच खत्म हो गया। वो शांत तरीके से जवाब देता है कि जिंदगी चलती रहती है और जीनी पड़ती है, जिसे सुनकर वो सोचती है कि कितना एजी बात कर रहा है और वो उसे फिर से रगड़ने को कहता है। रात को बाद में लड़कियां लिविंग रूम में बच्चे के साथ बैठी होती हैं। योरम रूबिक क्यूब सॉल्व कर रही होती है, जबकि जेनिटर उसके पीछे पीछे सफाई करता रहता है। वो चिढ़ जाती है और क्यूब उसके मुंह पर दे मारती है। युबॉम्ब समझ जाती है कि रेड का मूड खराब है, शायद आज दिन में देखे उन रिपोर्टर्स की वजह से। योरम मान लेती है कि थोड़ा वो भी है और थोड़ा डोपामीन की कमी भी। रेड बॉम्ब को उसके नाम से बुलाती है, जिससे बॉम्ब को लगता है कि शायद इसे हॉस्पिटल में
एडमिट कराना पड़े। इससे रेड गुस्सा हो जाती है, लेकिन शांत होकर बॉम से पूछती है कि तू जीने के लिए क्या करती है। ये सवाल सुनकर बॉम बच्चे की तरफ देखती है और सोचती है कि रेड को आखिरकार प्यूबर्टी आ गई है, जो रेड सुन लेती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर रेड समझाती है कि उसने यही सवाल यूजी से भी पहले पूछा था और उसका जवाब भी उतना ही बोरिंग था जितना कि वो दिखता है। येल मानती है कि इंसान मजे के लिए जीते हैं और अगर मजा नहीं तो जीने का कोई मतलब नहीं। फिर वो गोल्ड के बारे में बोलती है, जो खाना देखते ही एक्साइटमेंट से मरने वाली लगती है, और विंटर तो बस अपने सॉफ्ट टेडी के साथ खेलकर खुश है। इससे बॉम को लगता है कि शायद यूजी को भी कुछ पसंद है, लेकिन उसने उन्हें बताया नहीं। रेड सोचती है कि बॉम और यूजी दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों को पढ़ना मुश्किल है और सच में बहुत बोरिंग है। लेकिन बॉम कहती है कि एक चीज तो उसे पता है, यूजी बहुत शर्मा जाता है। रेड को यकीन नहीं आता, क्योंकि वो तो इमोशनल साइकोपैथ लगता है, जिस पर बॉम कहती है कि पहले उसे भी यही लगता था, लेकिन दूसरे दिन पार्क में उसे देखा तो, और वो उसके छोटे से रिएक्शन को याद करके मुस्कुरा देती है। वो मुस्कान रेड को क्रिपी लगती है और वो बॉम पर कूद पड़ती है। सोचती है कि ये दोनों उसके पीठ पीछे कुछ संदिग्ध कर रहे हैं और उसे गुदगुदी करने लगती है। अचानक गोल्ड अंदर आती है और ब्रेकिंग न्यूज देती है कि लेयर पर एक बड़ा कम्युनिटी रेड के बारे में बात कर रहा है और उसका तो फैन कैफे भी बन गया है। जब वो देखती है कि यह बॉम्ब के ऊपर है और उसका हाथ बॉम्ब की शर्ट के अंदर है, तो गोल्ड शर्मा जाती है और भाग जाती है, कहती हुई कि जो कर रही हो वो जारी रखो। इससे वो रेड भड़क जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी कुछ होमो वाला नहीं कर रही थी। अगले दिन जब यूजी कपड़े बदल रहा होता है, बॉम्ब बिना नॉक किए गलती से कमरे में घुस जाती है और उसे बिना शर्ट के देख लेती है। वो शर्मा जाती है, लेकिन वो शांत तरीके से पूछता है कि क्या चाहिए। तो वो शर्माते हुए कमरे में आती है और पूछती है कि क्या वो आज उसके साथ जा सकता है। टाई कसते हुए वो सोचता है कि अचानक साथ जाने की बात क्यों। वो बताती है कि वो हमेशा गोल्ड और रेड के साथ बाहर जाता है, उसके साथ तो एक बार भी नहीं गया। उसे पता है कि उन दो मुसीबत वाली औरतों को अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो आह भरता है। दूसरी तरफ गोल्ड का मुंह खाने से भरा हुआ होता है, फिर भी वो रेड से पूछने की कोशिश करती है कि स्कूल क्यों नहीं जा रही। बॉम्ब दोनों को बताती है कि वो अभी यूजी को डेट पर पूछने वाली है, जिसे सुनकर रेड सोचती है कि शायद चैपरॉन के तौर पर मतलब है। अपने कमरे में वो सोचता है कि वो कभी बॉम्ब के साथ बाहर गया ही नहीं। इससे बॉम्ब को लग रहा है कि वो फेवरेटिज्म कर रहा है। वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस पर गोल्ड कहती है कि उसका फेवरेटिज्म सच में खराब है, लेकिन वो समझ सकती है, क्योंकि उसकी माँ एक साथ सैकड़ों मर्दों से मिलती थी, फिर भी उनमें से 2-3 ऐसे होते थे जिन्हें वो ज्यादा पसंद करती थी। रेड ये सुनकर कहती है कि उसकी माँ काफी वाइल्ड रही होगी। बॉम्ब दुखी होकर कहती है कि उसने सबसे पहले उसका अपहरण किया था, लेकिन अब वो उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उसके मुताबिक ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मछली पकड़ने के बाद लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। बाकी सब तो इस बात को भूल चुके हैं, लेकिन आखिर में छोड़ दी गई सिर्फ वही रह जाती है। इसके बाद वो गोल्ड की बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है और यूजी को बुरा इंसान कहती है। उसे भरोसा दिलाती है कि वो कोई परेशानी नहीं खड़ी करेंगी और कहती है कि वो स्कूल में सब यो की बड़ी बहन बॉम्ब के बारे में बात कर रहे होते हैं और सबको लगता है कि वो सच में बहुत खूबसूरत है और एंट्रेंस इंटरव्यू में परफेक्ट स्कोर लिया है। उन्होंने सुना है कि वो यू फैमिली से है, जो ज्यादा फेमस नहीं है, इसलिए वो संदिग्ध लग रही है। हमारा लड़का ये सारी गॉसिप सुन लेता है, क्योंकि वो ठीक उन लोगों के पीछे बैठा होता है। सोशल एटिकेट थ्योरी की क्लास खत्म हो जाती है और बाकी टाइम सोशल डांस की प्रैक्टिस में लगेगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि डांस प्रैक्टिस करना सच में बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। टीचर समझाते हैं कि जब वो सुपर ह्यूमन बनेंगे तो आखिरकार फॉर्मल इवेंट्स में जाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ प्रैक्टिस कर लो ताकि असल में परफॉर्म करते वक्त शर्मिंदगी ना हो। फिर टीचर सबको ऑर्डर देते हैं कि 2-2 के पेयर बना लो। आखिर में ऐसा होता है कि बॉम्ब के पास कोई पार्टनर बचता ही नहीं। सबको लगा था कि लड़के उसके पीछे लाइन लगा देंगे, लेकिन असलियत बिल्कुल उलटी निकलती है। एक लड़का साफ बोल देता है कि उसके आसपास एक बहुत अजीब सी वाइब है, जिसकी वजह से उसके पास जाना मुश्किल लगता है। वो अपने पार्टनर को भी चेतावनी देता है कि उससे दूर ही रहना बेहतर है। टीचर ये नोटिस कर लेती है कि बॉम्ब अकेली खड़ी है। वो आगे बढ़कर कहती है कि अगर चाहे तो वो खुद उसका पार्टनर बन सकती है, लेकिन बॉम्ब शांति से पूछती है क्या वो अपने चैपरॉन के साथ पार्टनर बन सकती है। टीचर मान जाती है और वो तुरंत दौड़कर यूजी को पकड़ लेती है। वो साफ कह देता है कि उसे डांस करना नहीं आता। इस पर वो इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर देती है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। आखिरकार उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। टीचर डांस सिखाना शुरू करती है।
इस बीच हमारा लड़का उसे छूने में साफ तौर पर हिचकिचा रहा होता है। वो उसे शांत कराती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। कहती है कि हाथ पकड़ने से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो जाएंगे। साथ ही चेतावनी देती है कि डील मत देना वरना उसके स्कोर पर असर पड़ेगा। फिर वो दोनों डांस शुरू कर देते हैं। वो साफ साफ नर्वस लग रहा होता है और बॉम्ब को भी पता चल जाता है कि उसके हाथ बहुत पसीने से भीगे हैं। जब वो ऊपर देखती है तो वो पूरे शरीर से पसीना बहा रहा होता है और उसे घर वाला इंसिडेंट याद आ जाता है, जिससे वो तुरंत शर्मा जाती है। अचानक उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन गिरने से पहले ही वो उसे पकड़ लेता है। दोनों एक पल के लिए बिल्कुल पास आ जाते हैं और उनकी आंखें गहराई से मिल जाती हैं। इतनी शर्मिंदगी होती है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। बाद में वो उसे एक फ्रेश ड्रिंक लाकर देता है। उसकी नाक में टिश्यू फंसा होता है और वो सोचने लगता है कि क्या उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन वो बड़े गर्व से कहती है कि ड्रैगन्स को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होती और अब वो बिल्कुल ठीक है। वो लगातार यही सोचता रहता है कि उसकी नाक से खून क्यों निकला जब उसने उसे मारा तक नहीं था। वो शर्म के मारे चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और हकलाते हुए कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता। फिर वो हल्की सी आवाज में कहती है कि उसने जितना सोचा था वो उससे कहीं बेहतर डांस करता है और उसके मन में सवाल उठता है, क्या उसने पहले कहीं डांस सीखा है। वो एक फ्लैशबैक में खिंच जाता है जहां वो एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है जिसने उसे डांस सिखाया था। यूजी नजरें फेर लेता है और झूठ बोलता है कि उसने कभी डांस सीखा ही नहीं है। बॉम्ब कुर्सी से उठती है और पूछती है कि स्कूल के बाद उसका कुछ करने को है क्या। वो कहता है नहीं, तो वो आंखों में एक्साइटमेंट लिए पूछती है कि उसके साथ कुछ मजेदार करने चलोगे। इधर डेमोनिक ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन इनविजिबिलिटी में मॉस्को, रूस रिसर्च फैसिलिटी में अलार्म बजने लगते हैं। एक ह्यूमन डेमोनिक मॉन्स्टर भागती हुई दिखती है। वो भागकर हेडक्वार्टर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जितनी तेज भागती है उतनी ही तेजी से मैक्सिम उसे पकड़ लेता है। वो हकलाते हुए पूछती है कि तुझे मुझसे क्या चाहिए, और वो सिंपल तरीके से मान लेता है कि उसके लॉर्ड को कुछ ढूंढना है। फिर सवाल करता है, कमांडर क्लास ट्रांसेंडेंट डेमोनिक ह्यूमन टाइप एक्स कहाँ है। वो चिल्लाती है कि बताने से बेहतर मर जाना पसंद करेगी। बहुत शांत तरीके से मैक्सिम कहता है कि उसने उसके जैसे बहुतों को मारा है और एक चीज सीखी है कि मरने के करीब आने पर उनकी असली नेचर सामने आने लगती है। जब दर्द बहुत तेज हो जाता है तो उनका इंसानी बिहेवियर बाहर निकल आता है और वो कटी हुई कठपुतली की तरह हो जाते हैं। जो दूसरा आदमी कहे वो वैसा ही करते हैं। इतना कहकर वो उसे अपनी पावर्स से मिड एयर में चॉक होल्ड में पकड़ लेता है। मैक्सिम यूजी से कम्युनिकेट करता है कि टाइप एक्स को पहले ही डेमो के लिए यूज कर लिया गया है और इनविजिबिलिटी हेडक्वार्टर्स भेज दिया गया। इस बार खास बात यह है कि ये टाइप एक्स एक लड़की है, जबकि पिछली सभी रिग्रेशन में ये मेल हुआ करता था। यूजी पूछता है कि जिस चीफ रिसर्चर से उसका सामना हुआ था, क्या उसका नाम वेरा था। मैक्सिम इस बात की पुष्टि कर देता है। इसके बाद यूजी उसे ऑर्डर देता है कि वो उसी औरत का रूप धारण करे, इनविजिबिलिटी हेडक्वार्टर्स में घुल मिल जाए और पता लगाए कि असल में एक्स कौन है। असल में कमांडर क्लास ट्रांसेंडेंट डेमोनिक ह्यूमन प्रोटोटाइप एक्स एक ऐसा डेमोनिक ह्यूमन होता है जिसके पास अनगिनत डेमोनिक ह्यूमन माइंड्स को एक साथ बांधने की क्षमता होती है। जितनी देर वो जिंदा रहता है उतने ज्यादा माइंड्स वो इकट्ठा कर सकता है और इसी वजह से वो एक बेहद खतरनाक अस्तित्व बन जाता है। यही कारण है कि हर रिग्रेशन में गे की पहली प्राथमिकता हमेशा प्रोटोटाइप एक्स को मारना रही है, लेकिन इस खास रिग्रेशन में हालात पहले से बिल्कुल अलग हैं और यही चीज इस मिशन को कहीं ज्यादा मुश्किल बना देती है। इसी बीच ग्रैंड क्लॉक प्रोविडेंस के उस पार से भेजी गई मेलिस को महसूस करता है। वो उस अस्तित्व को खोजने लगता है जो इस दुनिया की टाइमलाइन से भटक चुका है। तो एक्स की आइडेंटिटी का बदल जाना भी शायद गार्डियन की बताई हुई उस मेलिस की करतूत है। यूजी मुट्ठी कस लेता है, ठान कर कि जो भी उसकी डेली लाइफ में खलल डालेगा वो उसे मार डालेगा। तभी बॉम्ब उसे कर्टन के पीछे से आवाज देकर डिस्ट्रैक्ट कर देती है। वो उसे जो बिकिनी पहने हुई है वो दिखाती है और वो सोचता है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। वो बताती है कि समर के लिए एक अच्छी बिकिनी खरीदनी है। चूंकि बाहर से ठीक से दिख नहीं रहा तो वो कहती है कि अंदर आकर देख लो ना। वो आह भरता है कि सोचा था मजा आएगा, लेकिन लग रहा है बोरिंग ट्रिप है। वो नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे तो मजा आ रहा था और सोचती है कि कहीं इसके दिमाग में गंदे ख्याल तो नहीं चल रहे। वो गुस्से में कहता है कि मूड खराब मत करो। वापस चलते वक्त वो सोचती है कि क्या पहले वो उसे देखना चाहता था, लेकिन वो मना कर देता है, जिससे उसे लगता है कि भला वो उसे देखना क्यों नहीं चाहेगा।
वो उसे चिढ़ाने की कोशिश करती है कि वो बिकिनी खरीद ही लेती, लेकिन वो उसकी कोई बकवास नहीं सुन रहा होता। फिर वो असली वजह कबूल करती है कि यहाँ क्यों आई थी। वो बच्चे के गिफ्ट्स के लिए थी। वो समझ नहीं पाता कि मतलब क्या। तो वो बताती है कि बच्चे का टेडी तो पूरी तरह फट चुका है, तो वो उसके लिए नया टेडी खरीदना चाहती है और बाकियों के लिए भी गिफ्ट्स लेना चाहती है। यूजी सोचता है कि बाकियों के लिए क्या खरीदना चाहती है, जिस पर वो बताती है कि गोल्ड को तो हमेशा कपड़े खरीदने का शौक है, तो उसके लिए एक वॉलेट खरीदेगी ताकि दोस्तों के साथ बाहर जाए तो बुरा ना लगे। रेड के लिए वो कुछ ऐसा खरीदना चाहती है जो उसने कल मेंशन किया था, जो थोड़ा अजीब है, और कहती है कि वो रेड और गोल्ड के तोहफे खुद ले लेगी और विंटर का गिफ्ट वो खुद चुन ले। वो आगे बढ़ जाता है और बॉम्ब पीछे से सोचती रहती है कि क्या वो अकेले शॉपिंग ठीक से कर पाएगा। वो टॉय शॉप में जाता है और एक टेडी बियर चुन लेता है। कैशियर हमारे लड़के को देखकर खूब जज करती है। उसे लगता है कि वो लेट 20 या अर्ली 30s का होगा और काफी अट्रैक्टिव भी है। उसके साथ कोई औरत नहीं दिख रही और बेबी टॉयज के बारे में उसे कुछ पता नहीं लग रहा। कैशियर स्मार्ट है और सोचती है कि ऐसे लोग तो पैसे बहुत आसानी से उड़ा देते हैं। वो उसके पास जाती है और पूछती है कि बेबी के लिए गिफ्ट चुन रहे हो और बच्चा कितने साल का है। वो जवाब देता है कि बच्ची करीब 4 साल की है और वो उसकी बेटी नहीं है, लेकिन लड़की है। कैशियर मान लेती है कि वो अंकल होगा, जो रेयर है क्योंकि अंकल खुद जाकर गिफ्ट नहीं चुनते आमतौर पर। फिर वो उसे इनसिक्योर कर देती है, कहती है कि बच्चे पर खर्च करने का थोड़ा सा भी सेंस नहीं है इसमें। वो गाइड करती है, बताती है कि 4 साल की बच्ची के लिए डॉल्स और टेडी बियर की बजाय डॉक्टर प्लेसेट खरीदना चाहिए और ऐसे टॉयज से बच्चे के साथ बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। साथ ही ऑफर देती है कि अगर ये प्लेसेट लेगा तो बाकी सारे सेट्स डिस्काउंट पर मिल जाएंगे, तो वो उन्हें देखने का फैसला करता है। फिर वो उसे ढेर सारे टॉयज खरीदवा देती है और यकीन दिलाती है कि पछतावा नहीं होगा। वो अपना कार्ड निकालता है और जब वो कार्ड देखती है तो समझ जाती है कि ये वीआईपी फैमिली वाला है, क्योंकि सिर्फ उन्हें ही ब्लैक कार्ड इश्यू होता है। उसे लगता है कि जैकपॉट लग गया। जब वो उसे करीब से देखती है तो वो चार्मिंग भी लगता है और सोचती है कि शादीशुदा होने के बावजूद ट्राई करके देखूं सेड्यूस करने का। तो वो पूछती है कि गर्लफ्रेंड है क्या। अचानक बॉम्ब उसके बाजू पकड़कर उछल कर आ जाती है और कैशियर सोचती है कि ये गर्लफ्रेंड होगी। वो तुरंत उसकी यूनिफॉर्म नोटिस करती है और समझ जाती है कि ये स्कूल स्टूडेंट है, तो मान लेती है कि यूजी की बहन होगी। फिर बॉम्ब वो सारे स्कैम वाले टॉयज वापस रखना शुरू कर देती है जो कैशियर इस क्लूलेस लॉर्ड पर थोपने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि विंटर को प्लेसेट पसंद नहीं और तेजी से वो टेडी बियर चुन लेती है जो हमारे लड़के ने पहले चुना था। वो कैशियर की तरफ मुड़कर पूछती है कि वीआईपी डिस्काउंट तो मिलेगा ना। रात को जब वो लौटते हैं तो लड़कियां और बच्चा उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। जब गोल्ड अपना वॉलेट देखती है तो एक्साइटमेंट में बॉम्ब और यूजी के लिए चिल्लाकर कहती है, आई लव यू। वो सोचती है कि रेड को क्या मिला होगा और रेड शरारती मुस्कान के साथ कबूल करती है कि उसे एक एडल्ट टॉय मिला है। वो गोल्ड के करीब आने लगती है, कहती हुई कि इसे उस पर ट्राई करना चाहती है। इधर बच्ची हमारे लड़के के पास आकर अपना नया टॉय दिखाकर थैंक्स कहती है। फिर बॉम्ब यूजी के लिए लिया हुआ गिफ्ट दिखाती है। वो बॉक्स खोलता है और पता चलता है कि ये एक टाई है। बॉम्ब ने ये टाई इसलिए खरीदी क्योंकि वो हमेशा एक ही टाई पहनता है और खुशी खुशी प्लान बताती है कि जब खुद पैसे कमाएगी तो उसके लिए सूट भी खरीदेगी। वो उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम्हें अपने लिए भी कुछ लेना चाहिए था, जिस पर वो कहती है कि लिया है, लेकिन वो उसे बाद में दिखाएगी। कुछ हफ्तों बाद यूजी जेनिटर की तरफ मुड़ता है और ऑर्डर देता है कि बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि वो 3 दिन के लिए जा रहा है। जेनिटर सोचता है कि कहीं ज्यादा दूर तो नहीं जा रहे। यूजी हाँ कहता है और कबूल करता है कि रेड भी उसके साथ जा रही है।